नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन ज्ञान वीकली के सेकंड एपिसोड में। इसमें हम देखने वाले हैं 8 से लेकर 14 जुलाई के बीच में एनवायरनमेंट की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं उनके बारे में। तो बिना कोई टाइम गंवाए शुरू कर लेते हैं हम आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले ही न्यूज़ आ जाती है ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में। दरअसल न्यूज़ यह है कि ग्रेट हॉर्नबिल को साइट किया गया है, यानी देखा गया है, पहली बार स्पॉट किया गया है कन्नूर के कोस्टल रीजन में। कन्नूर कहाँ है सर? केरल में है। तो सर इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात आ गई कि अगर यहाँ पर इनको कोस्टल रीजन में देख लिया तो न्यूज़ की बात बन गई? देखो एक्चुअली ये जो है वो कोस्टल रीजन में रहते नहीं हैं। कहाँ रहते हैं बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रेट हॉर्नबिल होते क्या हैं। देखो ग्रेट हॉर्नबिल को ये मलामुकजी वेजम्बल, ये जो मलयालम में कहते हैं, ये वैसे भी आपसे एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, ये भी नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। पढ़ने के लिए आप पढ़ लो, आपसे पूछा जाएगा ग्रेट हॉर्नबिल। तो जो आपको यहाँ पर एक बर्ड दिख रहा है, दिस इज ग्रेट हॉर्नबिल। तो इस ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में हम जान लेते हैं। तो ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो एक लार्ज बर्ड है। कितना लार्ज है? तो 95 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक का ये बड़ा होता है, अच्छा खासा बड़ा। वेट ऑलमोस्ट 3 kg का राउंड जो है इसका वेट जो है वो हो सकता है, यानी अच्छा खासा बड़ा है। ये इसकी ब्यूसेरोटाइडे एक फैमिली है, इससे ये बिलोंग करता है। और इसकी और हम इस फीचर्स देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो इसकी एक कर्व्ड येलो बिल होती है। देखना आपको दिख रही है एक कर्व्ड येलो बिल यहाँ पर। एक चीज ट्रिक बताता हूँ, जब भी बिल कहीं पर वर्ड यूज होगा तो आप समझ लेना कि वो कोई बर्ड है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि आइडेंटिफाई इसमें से कि ये वाला कौन सा है, तो आपको जस्ट इतना बताना होगा कि इनमें से बर्ड की कौन सी स्पीसीज है या फिश की कौन सी स्पीसीज है। जैसे एक बार गोल्डन महशीर वाला क्वेश्चन आ गया था वैसे। तो येलो बिल इसकी एक होती है अच्छी खासी बड़ी सी, है ना, कर्व्ड बिल होती है। और वो उसके ऊपर एक हॉलो कैस्क होता है। सर ये कैस्क क्या है? तो देखो इसके ऊपर ये है, ये ऊपर बना हुआ है, ये एकदम खाली खाली है। तो ये हॉलो कैस्क, ये तो कैस्क है तो उसका, तो इसका एक कैस्क भी होता है। क्या खाता है सर? तो मेनली ये फ्रूट खाता है। क्या खाता है? फ्रूट। तो ये मेनली फ्रूट खाता है, फ्रूजिवोरस है मेनली। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ और नहीं खाता है, ये स्मॉल जो एनिमल्स है उनको भी हंट कर लेता है, उनको भी खा जाता है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक बार स्क्विरल वाला क्वेश्चन बन गया था कि वो सिर्फ जो है वो ओमनिवोर है ऐसा, या जो सिर्फ वेजिटेरियन है ऐसा। तो वो ये क्या करते हैं, दोनों खा लेते हैं। मेनली क्या खाते हैं? तो फ्रूट्स खाते हैं। बट इनको छोटा मोटा कोई अगर मिल जाए इनको एनिमल तो उसको भी ये खा जाते हैं। सर होगी बात इतनी, आगे जाते हैं। जियोग्राफिक रेंज कहाँ कहाँ मिलते हैं ये? तो देखो ये साउथ एशिया और साथ ही साथ, माफ करना, साउथ एशिया और साउथ एशिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया में भी हमें देखने को मिल जाते हैं। देखो साउथ एशिया में तो ये, साउथ एशिया में तो देखो ये पाकिस्तान आ गया, इधर नेपाल आ गया, इधर भूटान आ गया, इंडिया आ गया, बांग्लादेश आ गया, ये सब साउथ एशिया में आ गए। साउथ ईस्ट एशिया में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो 10 कंट्रीज आते हैं, और इन 10 कंट्रीज का नाम आपको पता होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम म्यांमार। म्यांमार से लेकर ये आपको फिलीपींस तक, वहां तक ये आपको 10 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको याद रखने हैं, है ना। म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, फिर लाओस, फिर वियतनाम, फिर नीचे कंबोडिया, फिर इधर मलेशिया, उसके नीचे सिंगापुर, सिंगापुर के नीचे फिर आ जाते हैं तो इंडोनेशिया, उसके बाद में बोर्नियो आइलैंड में जाते हैं तो वहां पर मलेशिया, और एक छोटा सा कंट्री देखिएगा ब्रूनई। और उसके ऊपर जाओगे तो मले ये हम देखेंगे फिलिपाइन आर्किपेलगो, उसमें बहुत सारे आइलैंड हैं, वो है फिलीपींस। तो इनमें ये देखने को मिलता है। तो कंट्रीज में अगर हम देखें तो देखो इंडिया में मिलता है, भूटान में मिलता है, नेपाल में मिलता है, चाइना में भी मिलता है, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया में हमें देखने को मिल जाता है। याद रखना, यहाँ पर देखो फिलीपींस नहीं बता रखा है, तो ये याद रखना इनमें मिल जाता है। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? तो देखो वेस्टर्न घाट में मिल जाता है, ईस्टर्न हिमालय में मिल जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाएगा, और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में भी हमें देखने को मिल जाएगा। ग्रेट इंडियन, सॉरी हाँ, ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो हमें यहाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो ये इंडिया में यहाँ पर मिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, और ये पूरा का पूरा इसकी रेंज जो है वो यहाँ तक इसकी रेंज आ रही है। तो देखना इस वाले एरिया में नहीं, देखो मलेशिया, इस वाले एरिया में मलेशिया है, यहाँ पर सिंगापुर आ जाता है, तो यहाँ आपको देखने को मिल जा रहे हैं ग्रेट हॉर्नबिल। ये देखना याद, ये भी आपको याद रखने वाले थे, ये स्टेट बर्ड है दो स्टेट का, अकेला बर्ड जो दो स्टेट का स्टेट बर्ड है, केरला और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों का ये स्टेट बर्ड है। तो अभी कहाँ मिला है? केरला में मिला है। केरला का कन्नूर जो है उसमें कोस्टल एरिया में देखने को मिला है। तो केरला और अरुणाचल प्रदेश का तो ये स्टेट बर्ड है। राजस्थान का कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, ये याद रखना है, ये न्यूज में रहता है बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको याद रखना है कि हाँ राजस्थान का कौन सा है। चलो देखो, एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। कंफ्यूज मत हो जाना।
कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो केरला या अरुणाचल प्रदेश में कहीं मनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ का स्टेट बर्ड है, नहीं, नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड में मनाया जाता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल। कब मनाया जाता है? तो एवरी ईयर मनाया जाएगा 1 to 10 दिसंबर के अराउंड जो है नागालैंड में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये देखो आपको यहाँ पर ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं ये हॉर्नबिल फेस्टिवल की ही आपको दिखाई देगी, है ना। तो ये नागा लोग हैं और ये फेस्टिवल मनाते हैं नागालैंड में। चलो जी, हैबिटाट देखिए इसका, तो कहाँ पर इसका हैबिटेट होता है? तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, उस वाले एरियाज में आपको देखने को मिलेगा, है ना। और जनरली जो ओल्ड ट्री होते हैं ना, उन ट्रीज को ये प्रीफर करते रहना। क्यों? क्योंकि उनमें लार्ज कैविटीज होती हैं। तो जहाँ पर लार्ज कैविटीज मतलब उनमें छेद होंगे बड़े बड़े, उनमें रहेंगे। सर छेद का क्या करेंगे भाई? उनमें अपना नेस्ट बनाएंगे ना, ये घोंसला बनाएंगे, उनमें रहेंगे, अंडे देंगे, तो वहां पर ये रहते हैं। कोस्टल एरियाज में ये बहुत कम देखा जाता है, ये अनयूजुअल है कोस्टल एरिया में मिलना, और ये कोस्टल एरिया में देखे गए हैं, इसीलिए ये न्यूज में है। और यहीं से उस बुढ़े प्रोफेसर को ये लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन पूछ लेगा। उस बुढ़े आदमी को कुछ भी लग सकता है इंपॉर्टेंट। जैसे एक बार उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो एक स्टिक लेता है और एक बिल में घुसाता है, फिर चींटियां उस पर निकल के आती है और उनको खा जाता है। ये पता नहीं उनको कैसे इंपॉर्टेंट लग गया, है ना। तो ऐसे तो मैंड्रिल होते हैं जिनकी तशरीफ बहुत रंग बिरंगी होती है, तो वो तो ये भी पूछ लेंगे कि वो ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी तशरीफ रंग बिरंगी होती है। ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला है? फालतू के क्वेश्चन, पर हमको क्या करना भाई, जवाब तो देना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही है दुनिया, अन्यायपूर्ण, पर ऐसे अन्यायपूर्ण दुनिया में जीना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है, या तो जियो या तो मरो। तो मरना तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि फिर से एलकेजी से पढ़ना पड़ेगा। चलो, ये कहाँ तक मिलते हैं? तो देखो 600 से लेकर 2000 मीटर्स के एलिवेशन तक हमें देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली अर्बोरियल होते हैं, यानी ये पेड़ों पर ही रहते हैं मोस्टली, है ना। डायरनल है, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, डायरनल है कि नॉक्टर्नल है। डायरनल मतलब दिन में सारा काम करते हैं अपना, हंटिंग वंटिंग जो भी। और ये नॉन माइग्रेटरी बर्ड है, यानी माइग्रेट नहीं करता है, वहीं पर रहता है ना। चलो, थ्रेट इसके लिए क्या है? तो सबसे बड़ा थ्रेट तो देखो ये काले खोपड़ी वाला, हम और आप, ह्यूमन इंसान, है ना। ये इंसान क्या करता है सर? हंटिंग कर लेता है। देखो 3 kg तक का ये होता है, और अपने यहाँ तो 1 से 1.5 kg तक का चिकन आता है, उसको लोग खा जाते हैं। तो 3 kg किसी में मांस निकल रहा है तो खा जाएंगे, अच्छा खासा इंसान है काले खोपड़ी वाला, किसी को नहीं छोड़ेगा ये। उसके बाद है हैबिटेट लॉस हो रहा है, किसकी वजह से? वो भी हम काले खोपड़ी वालों की वजह से। क्या करते हैं? डिफॉरेस्टेशन, सर पेड़ ही काट देते हैं। तो जिन पेड़ों पे रहेंगे उन्हीं को काट दोगे तो रहेंगे कहाँ? तो देखो ये आप देख सकते हैं हंटिंग। देखो ये आर्मी की ड्रेस इन्होंने पहन रखी है, मगर लर्निफाई ये बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता है कि ये आर्मी के जवान ही हैं। जस्ट इन्होंने ये ऐसे ड्रेस पहन रखी है, हमें नहीं पता। पर मैं जस्ट मेरा उद्देश्य जो है वो दिखाने का ये है कि ये ऐसा हंटिंग की जाती है। जैसे ये भाई साहब देखो इनकी हंटिंग कर ली, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये दिखाना है कि हंटिंग है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। तो भाई वो आप मतलब है ना। चलो जी, कंजर्वेशन स्टेटस इनका क्या है? तो आयुसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अपने इंडिया में बनाया गया, उसकी शेड्यूल फर्स्ट में आता है, मतलब हाईली प्रोटेक्टेड है। देखो ये यहाँ पर क्या खा रहा है, सॉरी, ये देखो कि यहाँ पर क्या खा रहा है, ये चिकन का, ये चिकन क्या है? ये किसी का बच्चा है, उसको खा जा रहा है। तो देखो ये ओमनीवोर है, इसको जो मिलेगा उसको खा जाएगा, जो उसके सामने आएगा वो खा लेगा। चलो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो न्यूज़ आ जाती है अपनी ब्रिक्स से। ब्रिक्स कंडेम्ड यूरोपियन यूनियन CBAM। सर ये क्या भला आ गई? तो देखो ब्रिक्स एक है, तो ब्रिक्स आप समझ गए होंगे कि ब्रिक्स एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें ओरिजिनली 2001 में एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ, इन्होंने ये वर्ड जो है वो कॉइन किया था, ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंट वाला ब्रिक नहीं। तो ब्रिक में ये जो है वो 4 देशों को डिनोट करता है। बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रशिया, और आई मतलब इंडिया, और सी मतलब चाइना। पहले 4 देश इसमें हुआ करते थे। फिर 2009 में इसकी पहली मीटिंग होती है, कहाँ पर? तो रशिया में, सेंट पीटर्सबर्ग में। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें ऐड कर लिया जाता है, और उसके बाद ये 2010 में बन जाता है ब्रिक्स से ब्रिक्स, है ना। हालांकि अभी हाल फिलहाल में इसके कुछ और मेंबर बन गए, जैसे कि यहाँ से ईरान बन गया, इथियो और यहाँ से यूएई बन गया, और अफ्रीका से देखा जाए तो इजिप्ट बन गया, और यहाँ से इथियोपिया बन गया। ये इसके और बन गए। अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया को भी बनना था, मगर उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं बनेंगे, बाद में बनेंगे। हाँ, अभी 2025 की इसकी मीटिंग हुई है, कहाँ पर हुई है? तो सर ब्राज़ील में देखने को मिली है इसकी मीटिंग। और 2026 की मीटिंग होने वाली है, कहाँ होगी सर? इंडिया में देखने को मिलेगी। इतने सारे फैक्ट आपको ये ब्रिक्स से पता होंगे। चलो, वैसे तो देखो हमारा मकसद जो था वो ओरिजिनली था आ, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस करना, पर जब सामने आ गया तो ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं। इतनी सारी चीज़ें होंगी। तो अभी इंडोनेशिया जो है उसने भी ज्वाइन कर लिया है, अभी ऑफिशियली नहीं बना है, बट उसने कह दिया कि हम भी इसके मेंबर
बनेंगे। तो देखो ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ब्रिक्स ने कंडेम किया है यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को। तो ये ईयू क्या है, तो देखो ये ईयू जो है वो एक यूरोप का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ कंट्रीज हैं, 19 से के अराउंड कुछ कंट्रीज इसमें देखने को मिलते हैं, कुछ थोड़ी सी ज़्यादा उससे। तो यूरोप की कंट्रीज एक साथ मिल के ये आती हैं। इन्होंने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने किया क्या है, तो सर ये CABM है क्या, एक्चुअली कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है क्या, पहले ये तो बता दो, फिर तो समझेंगे कि कंडेम क्यों किया है। एक्चुअली ब्रिक्स ये ईयू जो है यूरोपियन यूनियन, ये वहां पर लेके आ रहा है क्लीन एनर्जी, है ना, और ये क्लीन टेक्नोलॉजीज अपना रहे हैं। तो उसकी वजह से ये कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो महंगा हो जा रहा है, क्योंकि उसमें नई टेक्नोलॉजी क्लीन टेक्नोलॉजी लेके आए तो वो महंगा हो जाएगा। तो वहां पर जो ये प्रोडक्ट बनाए वो तो महंगा हो जाएगा। और इंडिया, चाइना और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे और कंट्रीज हैं, ये दे धड़ाधड़ कार्बन जो है उसका एमिशन करके प्रोडक्ट बना ले रहे हैं, वो कोई क्लीन टेक्नोलॉजी अपना नहीं रहे। तो इनका तो सस्ते में बन जाएगा और ब्रिक्स वालों को महंगे में मिलेगा। तो फिर ये वाले कंट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज, ये जाके डंप कर देंगे अपना माल यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि वहां पर तो सस्ता पड़ेगा। तो ये वहां पर बेचेंगे तो उनका माल खरीदेंगे, यूरोपियन यूनियन वालों को खरीदेंगे नहीं। तो ये फेयर इसको करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है कि भाई ऐसे कंट्रीज जहां पर ये क्लीन टेक्नोलॉजीज नहीं है और कार्बन एमिट बहुत ज़्यादा करते हैं, उन वाले कंट्रीज से अगर कोई प्रोडक्ट आएगा हमारे यहाँ EU में, तो उनके ऊपर हम एक टैक्स लगा देंगे, कार्बन टैक्स। क्या लगा देंगे उनके ऊपर हम, कार्बन टैक्स। ताकि क्या होगा कि इक्वल हो जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मानेंगे हम, एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा मान के देखिए कि इंडिया है और इंडिया में कोई क्लीन टेक्नोलॉजी अपना नहीं रहे, दे धड़ाधड़ जो है वो कार्बन एमिट करके हमने स्टील जो है वो प्रोड्यूस कर ली, और स्टील प्रोड्यूस करके हमने ऐसा बोल दिया कि भाई हम जो है वो स्टील 100 रुपये में दे देंगे, मान लीजिए कितने में दे देंगे, 100 रुपये में। और इसी स्टील को, सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील को बनाने में यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्री को लग रहे हैं 120 रुपये, है ना। तो अब स्टील जो है ये ले जाकर बेचेगा इंडिया यूरोपियन यूनियन में, तो सब लोग तो इंडिया की स्टील खरीदेंगे भाई, क्वालिटी वगैरह सब वही है, तो इंडिया की वाली स्टील को खरीदेंगे क्योंकि ये तो 20 रुपये सस्ते है। तो अब ये EU क्या करेगा, 20 रुपये का टैक्स लगा देगा, कार्बन टैक्स इंडिया पे, कि भाई आपने जो कार्बन का एमिशन किया है, क्लीन टेक्नोलॉजी आपने नहीं अपनाई, इसलिए हम आपके ऊपर 20 रुपये का टैक्स लगा देंगे। तो अब देखो इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो तो कॉम्पिटेटिव नहीं रह जाएगी ना यूरोपियन यूनियन में। अब यूरोपियन यूनियन के लोग जो है वो क्यों इंडिया का माल खरीदेंगे, जब 120 का उनको सेम वो पड़ रहा है और 120 का सेम जो है वो इंडिया वाला पड़ रहा है ना। तो इसे यूरोपियन यूनियन में क्या होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा उनकी इंडस्ट्री को, और इंडिया को हो जाएगा नुकसान। तो यही है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो ब्रिक्स जो है इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई साहब ये बिल्कुल गलत हो रहा है, हमसे बिना पूछे, बिना ऐसा कोई कानून नहीं है, और जो है ये यूरोपियन यूनियन जो है वो अ, अकेले अपनी जो है हम कह सकते हैं कि तानाशाही की वजह से अपना अपने आप ही जो है ये डाल दे रहा है, थोप दे रहा है हम डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, है ना। चलो यही है, यही है CBM। देखो तो ये इंपॉर्टेंट एक इम्पोर्ट ड्यूटी है, इम्पोज की जाएगी गुड्स और जो प्रोड्यूस की गई है जिनके ऊपर कार्बन एमिशन होता है, और उसकी वजह से किस लिए, तो फेयर प्राइस के लिए किया गया है। किसके लिए, फेयर प्राइस के लिए, ताकि वो वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं उनकी जो कंपनीज हैं वहाँ पर फेयर प्राइस हो सकें। और तो देखना आप यहाँ पर वो सेम चीज़ें वही लिखी है जो मैंने आपको बताया है। एप्लीकेशन क्या है, तो कौन से इंडस्ट्री में अप्लाई होगा, तो सबसे पहले तो ये कब अप्लाई होना शुरू होगा, तो 1 जनवरी 2026 से ही अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो अभी जनवरी 2026 से अगले साल से शुरू होगा। और ये आपको याद रखना है, ये आपको ट्रिपल स्टार लगा लेना है और एक ब्रैकेट में बॉक्स में आपको बंद कर लेना है। कौन सा, 6 आइटम जो है 6 इंडस्ट्रीज में लगेगा। कौन से, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी। इन इंडस्ट्रीज को याद कर लेना है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जैसे एक मैंने जो वो कन्वेंशन शिप वाला कन्वेंशन बताया था, वो कन्वेंशन आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और अगली प्रीलिम्स में मैं बताऊंगा कि यहाँ से देखो क्वेश्चन बने। तो ये 6 इंडस्ट्रीज आपको याद रखना है कब, तो 1 जनवरी 2026 से ये अप्लाई हो जाएगा, है ना। चलो जी, यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं इनके क्या कंसर्न है। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं इनके कंसर्न में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एक तो एनवायरमेंट कंप्लायंस की बात यहाँ पर आ जाती है। चलो जी, यहाँ पर ये ठीक से नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, चलो पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं। तो देखो एक एनवायरमेंट कंप्लायंस की बात यहाँ पर आ जाती है कि ये जो CBAM है, ये इसके जो है वो डिस्कशन चल रहा है अभी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो ये ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल क्या है, तो देखो ये ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है यूरोपियन यूनियन की, जिसमें वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए डिस्कशन करते हैं कंट्रीज से। तो जैसे इंडिया और उसके बीच में भी है, तो इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए वो डिस्कस करते हैं। तो वहां पर डिस्कशन इसमें चल रहे हैं कि भाई ये एनवायरमेंट जो है वो क्लीन रखना है, ये अलग मुद्दा है,
ट्रेड जो है वो अलग मुद्दा है। तो इस एनवायरनमेंट को इस ट्रेड से आप जो है वो कनेक्ट मत करो, भाई ये अलग है, ये अलग है। हम भी तो कोशिश कर रहे हैं, और वैसे भी हिस्टोरिकली आप लोगों ने ज़्यादा जो है वो कार्बन एमिट किया है, हम लोग तो अभी अभी करने लगे हैं और हम इतना जल्दी नहीं कर सकते, तो ये वाली बात गलत है। अगला है इसका इम्पैक्ट जो है वो एक्सपोर्ट पे होगा। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जैसे इंडिया चाइना ऐसे कंट्रीज़ की जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा माल सस्ता था इसलिए तो वो खरीदते थे। अब बराबर हो जाएगा तो वो तो फिर उनके माल खरीदेंगे, है ना। देखो इंडिया का 43% एक्सपोर्ट जो होता है ईयू को, वो अफेक्ट होता हो सकता है इससे। तो देखो 43% हो रहा है तो बहुत बड़ा हो रहा है। जैसे कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पर मेटल्स हम देख सकते हैं, टेक्सटाइल है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, व्हीकल इंडस्ट्री, ये सब यहाँ पर जो है इशू जो फेस कर सकती है। और यहाँ पर हम देखें तो ये सीबीक्यूएम जो है वो 20 से लेकर 35% तक टैक्स जो है वो लगा सकता है, जैसे कि स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पे। तो इतना टैक्स कोई लगा देगा, बढ़ा देगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाने वाली है, क्योंकि हमारा माल तो कॉम्पिटेटिव ही नहीं रह जाएगा। और इंडिया का जो मेटल सेक्टर है वो तो वैसे ही मोस्ट वनरेबल सेक्टर है ना। तो ऑलमोस्ट 8 बिलियन US डॉलर का जो मार्केट है, जो एक्सपोर्ट है, वो खतरे में है इस सीबीएएम की वजह से। तो हमें तो बहुत दिक्कत होने वाली है, तो हमारे लिए बिल्कुल कंसर्न का ये मुद्दा है ना। चलो, तो अब देखना, ये डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह सब कहते हैं कि ये तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट का वायलेशन है, यूरोपियन यूनियन जो कर रहा है ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट का वायलेशन है। कैसे? तो पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, उस पेरिस एग्रीमेंट में सीधी सी बात है कि कोई भी ऐसा कोई रिस्पॉन्स मेजर लेगा कोई कंट्री अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा तो उसके लिए रिस्पॉन्स का कोई मेजर लेने वाला है, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज को हार्म नहीं करना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया है इस रिस्पॉन्स मेजर से, बट ये यूरोपियन यूनियन तो क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है ना। सेम टू सेम COP28 जब 2023 में हुआ दुबई में, उसमें भी ये बात एक्नोलेज की गई थी कि जो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए जो मेजर्स लिए जाएंगे, उनमें कोई यूनिलेटरल डिसीजन नहीं लिया जाएगा किसी के द्वारा भी, है ना। और आर्बिट्रेरी नहीं होगा, कोई अनजस्टिफाइबल डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पर नहीं किया जाएगा। बट और इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए उसकी वजह से। बट फिर भी ये जो बात है कि उसके अगेंस्ट जाएगा यूरोपियन यूनियन कर रहा है, तो ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट का भी विरोध उल्लंघन कर रहा है। साथ ही साथ हम क्या कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको क्या बेनिफिट होगा, तो डेवलप्ड कंट्रीज को तो बेनिफिट ये होगा कि वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, एक तो वो कंपेरेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगा वहाँ पर, देखो एक तो वहाँ की जो जो अब तक डेवलपिंग कंट्रीज से जो माल आ रहा था और सस्ते में वहाँ पर बिक रहा था, वो हम एक तरीके का डंपिंग तरीके का वो इसे कहते हैं, तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। वहाँ की कंट्रीज जो कंपनीज है वो कम्पिटेटिव हो जाएगी। तो ये उस वहाँ की कंपनी जो थी अब तक हमारी कंपनीज की सस्ते माल की वजह से जो घाटे में चल रही थी, उनको तो फायदा हो जाएगा, तो उनकी इंडस्ट्रीज को तो हेल्प हो जाने वाली है ना। तो अब आगे और क्या कर सकते हैं, इंडिया क्या कर सकता है, तो देखो यहाँ पर ग्लोबल नेगोशिएशन जो है वो यहाँ पर किया जाना चाहिए थ्रू अलायंसेस। कैसे, कौन कौन से अलायंसेस के थ्रू, तो देखो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, तो ये ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, तो भैया क्या है, तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए है इंडिया यूरोपियन यूनियन के लिए। तो इस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल में बैठ के डिस्कस करोगे, भाई साहब ये मत करो, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, गरीब आदमी है साहब, है ना। अगला G77 एक है, तो G77 क्या है, तो भैया ये जो जितने भी गरीब लोग हैं ना डेवलपिंग कंट्री, उन डेवलपिंग कंट्री का ग्रुप है कि भाई साहब ये एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और कोई भी दिक्कत होने वाले तो एक जगह जाएंगे कि ये भाई साहब गलत बात कर रहे हैं आप, है ना ऐसा। तो ये G77 डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है। ये बेसिक ग्रुप क्या आ गया सर, अरे बेसिक वाला मूलभूत वाला बेसिक नहीं है, इसमें 3 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया और चाइना है। 4 कंट्रीज है, सॉरी 4 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। तो ये बेसिक ग्रुप जो है यहाँ पर बात की जानी चाहिए, बड़े बड़े कंट्रीज है, तो ये बोलेंगे यूरोपियन यूनियन को कि भाई साहब दबाव डालो कि ऐसा काम आप मत करो। और क्या कर सकते हैं, तो अपना खुद का ही डोमेस्टिक कार्बन एक कॉम्पिटिटिवनेस आप बढ़ा लो, खुद ही जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर लो। कब तक रोना रोते रहोगे कि हम गरीब है साहब, अगला आपको विश्व गुरु बनना है, दुनिया की आप सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, चाइना तो बन गई, और इंडिया जो है वो अभी कितने हैं पीपीपी के हिसाब से थर्ड है, और वैसे फिफ्थ है। तो आप कब तक रोना रोते रहोगे भाई हम गरीब हैं और हमें और कार्बन में इन्वेस्ट करने दो। तो खुद को कम्पिटेटिवनेस लाएंगे कभी। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, तो अपने यहाँ इंडिया में खुद जो है आप एक कार्बन मार्केट एस्टेब्लिश कर लो, है ना। तो उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। अगला क्या कर सकते हैं, भाई ऐसे जितने भी सेक्टर हैं, जो इंडस्ट्रीज है वो अफेक्ट हुए, उनको कुछ आप हेल्प कर दो। क्या क्या हेल्प कर दो, तो कुछ फाइनेंशियल कर दो भाई, कुछ पैसा दे दो, है ना। जैसे कोई इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री को नुकसान हो तो भाई कुछ पैसा दे दो, भाई आप पैसा ले लो। और क्या कर सकते हो भाई, कुछ टेक्नोलॉजी दे दो उनको, कोई क्लीन टेक्नोलॉजी दे दो, उसकी वजह से वो क्लीन बनाएंगे, तो फिर क्लीन बनाएंगे तो फिर वो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। ये कर लो। क्या कर सकते हो, पॉलिसी सपोर्ट कर दो, कोई पॉलिसी लेके आ जाओ आप, ऐसा सपोर्ट कर दो। तो ये आप काम कर सकते हैं, है ना। और कोई एक काउंटर पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है आप बना सकते हैं, तो वो आप कर लो। और क्या कर सकते हैं,
इंडिया EU जो ट्रेड टॉक्स हो रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, वहां पर बैठ के आप बात कर सकते हो कि भाई साहब देखो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है आप जल्दी से कर लो। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता तो वैसे ही हमें फिर इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा तो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट ही कर लो। सर ये अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट क्या होता है? देखो क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कर रहे हैं कि भैया ये वाली चीज़ों को हम फ्री भेजेंगे या कम टैक्स लगाएंगे इधर इधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। तो ये बैठ नहीं पा रहा बातें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अब यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि ये हमारे यहाँ नहीं आनी चाहिए, और अमेरिका कह रहा है कि भैया हमारे यहाँ भी नहीं ये वाली चीज़ें आनी चाहिए। तो वो वाली बातों पर बात बन नहीं रही। तो भाई वो वाली जिन जिन बातों पर बात नहीं बन रही है उनको छोड़ दो, और जिन जिन बातों पर बात बन रही है, जिन जिन मुद्दों पर, वो वाली बातों को अपना लो, है ना। तो ऐसा कर लो, तो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट ही कर लो। तो ये हम कर सकते हैं। तो इतना सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो CBA हम समझ गए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि न्यूज़ में ये बहुत है। समझ में आ गया अच्छे से कि क्या है और क्या नहीं है। नेक्स्ट एक और न्यूज़ है, घड़ियाल और स्लॉथ बेयर है, इनको ऐड कर लिया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में। सेंटर की क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज स्कीम है, उसमें इनको ऐड कर लिया गया है। एक्चुअली इनकी जो है अभी हाल फिलहाल में 2 महीने पहले, 2 महीने पहले ही इन स्पीसीज की को इसमें इस वाली लिस्ट में ऐड करने के लिए रिकमेंड किया गया था। किसके द्वारा? तो देखो 1972 में अपने एक्ट आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मेन उद्देश्य था कंजर्वेशन और जो वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं उनको कंट्रोल करना। तो यहाँ पर कंजर्वेशन के लिए इंसिटू और एक्सिटू है। एक्सिटू इंसिटू में देखो, इंसिटू कंजर्वेशन के लिए इस एक्ट ने क्या क्या बनाया, तो देखो इन्होंने बनाया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व बना दिया। टाइगर रिजर्व 2006 में अमेंडमेंट करके ये बना दिया। तो ये इंस्टीट्यूट में कर दिया। एक्सटीट्यूट में जूलॉजिकल, जो नेशनल जूलॉजिकल अथॉरिटी है वो इसके अंडर में, इस एक्ट के थ्रू वो पावर उसको मिलती है एक्सटीट्यूट में। तो ये किया इसने। साथ ही साथ क्राइम के लिए इन्होंने क्या किया, नेशनल बोर्ड ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसने बना दिया, है ना। और फिर यहाँ पर अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क बनाया, तो इनकी इनके बॉर्डर को अगर कभी ऑल्टर करना हो तो इसके लिए आया नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्या आया इसके लिए? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ आया, है ना। तो देखो, और एक और अथॉरिटी इसमें आती है वाइल्ड लाइफ वार्डन। वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये वार्डन क्या होता है? देखो इस वाइल्ड लाइफ वार्डन, जैसा हॉस्टल में एक वार्डन होता है वैसे ही, तो इस वाइल्ड लाइफ वार्डन एक IFS ऑफिसर होता है, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर। तो इस वाइल्ड लाइफ वार्डन की बिना परमिशन के आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में पैर भी नहीं रख सकते, पैर तोड़ दिए जाएंगे आपके, टांगे तोड़ दिए इनकी मर्जी बिना। तो ये सारी की सारी वाइल्ड लाइफ क्राइम, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके थ्रू आई। तो देखो ये एक्ट में मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो इसी वाइल्ड लाइफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है ना, इस नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की एक स्टैंडिंग कमेटी है। इस स्टैंडिंग कमेटी ने ही रिकमेंडेशन की थी कि ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है स्लॉथ बेयर, और ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है घड़ियाल, इनको ऐड कर लो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उसके अंदर। तो इसकी बात मान ली गई और अब इनको जो है वो ऐड कर लिया गया है। अब देखो 1 बाय 1 करके ये घड़ियाल क्या होता है, स्लॉथ बेयर क्या होता है, इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। घड़ियाल जो है वो फ्रेश वाटर रिवर में रहता है ना। तो जो क्रोकोडाइल होते हैं ना, एक्चुअली हम लोगों को सारे क्रोकोडाइल एक जैसे मगरमच्छ लगते हैं, तो ये सारे मच्छर मगरमच्छ नहीं है। हमको तो क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मगरमच्छ, केमेन मगरमच्छ, ये घड़ियाल ये भी मगरमच्छ, तो सारे मगरमच्छ नहीं है, ये घड़ियाल है। ऐसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अलग होता है, केमेन अलग होता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी किसकी? फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, जिसे हम घड़ियाल कहते हैं, घड़ियाल की। तो इसकी मेजर पॉपुलेशन जो है कहाँ देखने को मिलेगी? गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज में, चंबल रिवर में, गिरवा रिवर में, ताप्ती और नारायणी रिवर नेपाल में है, वहां पर देखने को मिलती है ना। तो अभी इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलती है? तो चंबल वाले रीजन में हमें ये देखने को मिलती है घड़ियाल। याद रखना ये लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट स्पीसीज है ये क्रोकोडाइल में, इससे लंबा नहीं होता, बहुत लंबा ये होता है ना। कंजर्वेशन स्टेटस इसका देखें तो IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ये लिस्ट में है। WPA 1972 अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसकी शेड्यूल 1 में आता है, मतलब हाईली प्रोटेक्टेड है। और साइट्स जो है कन्वेंशन ऑन ये ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज वाला, उसकी लिस्ट ये अपेंडिक्स 1 में आता है। तो ये साइट्स क्या है ये भी मैं 50 ईयर हुए थे इसके, तो पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, है ना। ऐसे 1 बाय 1 करके ऐसे ही डिस्कशन होता जाएगा, और जब प्रीलिम्स जब तक आपके आने वाली होगी ना, पूरी आपकी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ऐसे ही रिवाइज हो जाने वाली है ना। तो ये इतनी सारी चीज़ें जानी हमने। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो देखो इसका एक स्नाउट होता है, यूनिकली इसका स्नाउट होता है एलोंगेटेड, देखो ऐसा लंबा सा, ऐसा दिख रहा है लंबा सा। तो इसका सारे क्रोकोडाइल में लंबा, सबसे लंबा मुंह जो है वो इसी का होता है ना। एलोंगेटेड अमंग ऑल द क्रोकोडिलियंस, सारे में। इनमें जो मेल होता है ना, इनमें जो मेल होता है, उस मेल अडल्ट जो मेल होता है उसके एक स्पॉट
किया जाता है एक लार्ज बल्ब टाइप का एक टिप, देख रहे हो ये वाला, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं घड़ा। घड़ा, हिंदी में ऐसे बात करते तो घड़ा, तो इसीलिए इसको कहते हैं घड़ियाल। क्या कहते हैं, घड़ियाल, इस घड़े से ही नाम आता है घड़ियाल, समझ गए, तो घड़ियाल है। तो ये सबसे ज़्यादा एक्वेटिक जो है, मोस्ट एक्वेटिक है सारे क्रोकोडिलियंस में। थ्रेट इसको क्या क्या है, तो थ्रेट में आप देखें तो डैम बना देते हैं, बैराजेस बना देते हैं, वाटर ऑब्स्ट्रक्शन कर लेते हैं, जो फिशिंग नेट है उसमें ये फंस जाते हैं बेचारे, रिवर बेड में कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, सैंड माइनिंग करना शुरू कर दिया, तो इनको मार देते हैं, इनकी वजह से ये मर गए। कंजर्वेशन के लिए कुछ किया है इंडिया ने, गवर्नमेंट ने, तो बिल्कुल क्या है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल अपने यहाँ चलाया है। तो सर ये तो क्रोकोडाइल है ही नहीं, तो ये तो घड़ियाल है। तो भाई क्रोकोडाइल का मतलब, ये क्रोकोडाइल की एक स्पीसीज है, आपने को तो क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ लग जाता है, तो ये मगरमच्छ नहीं है, ये घड़ियाल है। इसमें सब सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल और जितने भी हैं वो सारे हैं अपने यहाँ। सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क है, इसमें हमने फ़ोन करके पूछा था कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो उन्होंने बोला हाँ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है ना। इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, किसके साथ मिलकर, तो यूएनडीपी और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, कब 1975 में, इतने पहले हमने बना दिया। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हम कहते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रोम में। रोम कहाँ है, इटली में, ये आपको याद रखना है। चलो जी, और नेशनल चंबल सेंचुरी हमारे यहाँ है कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर नेशनल चंबल सेंचुरी, यहाँ से क्वेश्चन बना है ऑलरेडी। केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके लिए भी है। देखो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह 1972 के एक्ट के थ्रू बनी है। सेंचुरीज बनाई जाती है किसी एक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और नेशनल पार्क बनाए जाते हैं उस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें सारी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और उस एरिया में एनिमल के साथ साथ प्लांट स्पीसीज और पूरे एरिया को बचाने के लिए बनाए जाते हैं बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, पर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में नहीं बनाए गए हैं, याद रखना। एक प्रोग्राम है यूनेस्को का, एक प्रोग्राम है यूनेस्को का, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसके अंडर ये बनाए जाते हैं। चलो जी, इंडिया में अभी कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, उनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा है। किसी दिन न्यूज़ में आएंगे तो ये भी डिस्कस करेंगे। चलो जी, अब तक क्रोकोडाइल ये हमने देख लिया, घड़ियाल। अब देखते हैं हम स्लॉथ बेयर। तो ये भाई स्लॉथ बेयर कौन सा आ गया, अरे भाई आप लोगों ने नाम सुना होगा रीच, तो ये वही रीच है, स्लॉथ बेयर, है ना। तो ये कहाँ है, तो मिलता है, तो नेटिव इंडिया का नेटिव है, श्रीलंका और नेपाल वाले एरिया में नेचुरली ये देखने को मिलता है। और इंडिया में 5 बायोजियोग्राफिक जोन है जहाँ देखने को मिलता है। एक तो पेनिनसुलर इंडिया, वेस्टर्न घाट्स में, डेक्कन प्लेटू में, गंगेटिक प्लेन्स में, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो हम कहें कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में देखने को मिलता है। अगर जम्मू कश्मीर वाला और ये वाला रीजन देखें तो उस इंडिया को छोड़ देते तो सारे पूरे इंडिया में देखने को मिल जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस इसका क्या है, तो आईयूसीएन में ये वल्नरेबल आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की ये शेड्यूल 1 में है और अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के, तो ये भी हाईली प्रोटेक्टेड है। याद रखना, देखना, ये अपने बच्चों को पीठ पर कैरी करता है, बैक पर, अपने बैक पर कैरी करता है अपने बच्चों को, और कोई भी बेर की और जो स्पीसीज है वो जो है वो नहीं करता। बड़ा छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा ये नहीं होता है ना। ऐसा ग्रिजली बेयर होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, और जो पोलर बेयर होता है वो तो लार्जेस्ट लैंड कार्निवोर है, उससे बड़ा तो कोई है नहीं, कोई बड़ा छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, तो बहुत छोटा सा एक बेर होता है ये, जो आपको रामायण में वो जो देखने को मिलते हैं रीछराज जामुंत, तो वो यही वही है ये। इसके शैगी कोट होता है, बहुत बाल इसके बहुत सारे होते हैं, है ना। स्लॉथ बेयर जो है वो प्रोमिनेंटली टर्माइट्स और आंट्स खाते हैं। कभी कभी देखो आपको अजीब सा लगेगा जब आप देखेंगे एग्जाम में, तो याद रखना ये टर्माइट्स और आंट जो है वो प्रिडोमिनेंटली खाता है ये, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। ये नॉर्मली सॉलिडरी क्रिएचर है, यानी अकेला रहता है ना, ग्रुप्स में ये नहीं मिलता। जैसे लायन जो है वो अपनी प्राइड बना के रखते हैं, और वुल्फ जो है वो पैक में रहते हैं। काउज और ये जो आपको देखने को मिलेगी बफेलो वगैरह, ये हर्ड में रहती है ना। तो ये सॉलिडरी है, अकेले रहते हैं, जैसे चीताज रहते हैं, जैसे आपको देखने को मिलेंगे लेपर्ड्स, वैसे ये जनरली नॉक्टर्नल एनिमल है, यानी रात को ये अपना काम करता है, रात को हंट करेगा, रात को खाएगा पिएगा, ये सब करता है, दिन में नहीं करता। तो नॉर्मली क्या है, ये नॉक्टर्नल है। ये सब याद रखने वाली बातें, क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि ये नॉक्टर्नल है और ये सॉलिडरी है, या और ये ओमनिवोर है। हाँ तो बिल्कुल, ये सिर्फ ये टर्माइट्स वगैरह ही नहीं खाता है, ये फ्रूट्स वगैरह भी खा लेते हैं। तो ये ओमनिवोर है, ये भी नॉर्मली ये टर्माइट्स खाता है, पर ये फ्रूट्स वगैरह भी खा लेता है। चलो जी सर, मान लिया आपकी बात, पर याद रखना इस स्लॉथ बेर को स्लॉथ से, अकेले स्लॉथ से कंफ्यूज मत कर देना। देखो स्लॉथ बेर है ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है स्लॉथ बेर। पर ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये है स्लॉथ। ये क्या है, स्लॉथ। ये स्लॉथ बेर तो इंडिया वगैरह में सब इधर मिलता है, ये स्लॉथ बेर है।
ये इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे स्लोएस्ट एनिमल है, सबसे आलसी। कितना चल सकता है? 1 घंटे में 1 माइल मैक्सिमम उसकी स्पीड है, इससे ज़्यादा चल ही नहीं सकता ये, है ना। बहुत स्लोली स्लोली ये चलता है। ये है स्लोथ बेर। सर मिलता है कहाँ स्लोथ बेर? तो ये सेंट्रल अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है उस वाले कंट्रीज में मिलता है। मेनली जो ब्राज़ील के फॉरेस्ट है, अमेजोन के फॉरेस्ट वगैरह, उनमें जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, रेन फॉरेस्ट में हमें मैक्सिमम जो है वो देखने को मिल जाता है। इसमें ये टॉड होता है, एक जो है 3 फिंगर्ड होता है भाई, किसी के 2 फिंगर ही है ऐसा, किसी के 3 फिंगर है, बस इतना समझो इसमें। देखो ये थ्रेट क्या है इनको, ये जो स्लॉथ बेयर है और इनको, तो थ्रेट हम देखें तो एक कम्युनिटी है। कहाँ पर है सर? ये राजस्थान में। राजस्थान में कम्युनिटी है कलंदर, ये याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि ये कलंदर कम्युनिटी कहाँ है? राजस्थान में। ये कलंदर कम्युनिटी क्या करती है? इन स्लॉथ बेयर को पकड़ लेती है और इनसे क्या करवाती है? डांस। आपने बचपन में ऐसा सुना होगा, अगर आप छोटे हैं तो आपने नहीं सुना, तो अपने बड़े भाई बहन या मम्मी पापा से पूछना, वो बताएंगे कि रीच का खेल दिखाने वाले आते थे, तो ये रीच को डांस करके दिखाते थे। ये जो आपको दिख रहे हैं कलंदर, ये मेनली मुस्लिम कम्युनिटी है, राजस्थान में मिलती है, तो इनका काम यही है, रीच का खेल दिखाते हैं। हालांकि ये बैन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको बैन कर दिया गया, फिर भी अभी भी करते हैं। तो इसके थ्रू भी ये देखो ये खतरा इनमें आ जाता है ना। साथ साथ ह्यूमन और स्लॉथ बेयर का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में, तो ये भी इनके लिए खतरा है। और क्या कर लेते हैं भाई? पोचिंग कर लेते हैं इनकी। इनके जो नाखून होते हैं ना, इन नाखून को मार लेते हैं, गले में लटका लेते हैं फिर आदमी, कि इनसे जो है वो जादू टोना में काम आ जाते हैं, इनके बालों के लिए इनको मार देते हैं। ये इंसान है फालतू का दिमाग बहुत लगाता है कि ये रख लेंगे तो घर में दौलत आएगी, वो अल्लाह और भगवान की वो बरसेगी, रहमत बरसेगी, ये सब इंसान करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, पर इनको बेचारे को मार देते हैं। जैसे एक एक जानवर है पेंगोलिन, इस बेचारे को एनिमल को मार देते हैं। तो सबसे मोस्ट हम कहें कि पोच्ड एनिमल कौन सा है, तो पेंगोलिन है। इसके स्केल्स होते हैं, उनको मार देते हैं, उस स्केल्स के लिए मार देते हैं। कहते हैं इनसे सेक्सुअल पावर बूस्ट होती है और ये होता है वो होता है, टोना टोटका होता है। भाई ये केराटिन की बने होते हैं, जो आप और हमारे नाखूनों में, तो वही खा लो, फिर इससे सेक्सुअल पावर बढ़ती है तो बढ़ा लो, कितनी बढ़ानी है आप लोगों को ना। और क्या है, तो भाई हैबिटेट लॉस हो गया है, जहाँ ये रहते हैं वहाँ तो इंसान घुस गया जा जाके, जंगल काट दिए, घर वहाँ पर बना लिए, फिर ये आता तो लठ मार के मार देते हैं, है ना। चलो ये अग्रेसिव होते हैं थोड़े से बिहेवियर में, इसकी वजह से इनको मार दिया जाता है ना। सर ये सब इनके बारे में जान लिया। तो हम जो देख देख रहे थे वो एंडेंजर्ड स्पीसीज रिकवरी प्लान इंडिया में। एक्चुअली अपने यहाँ इंडिया में एक प्रोग्राम चलता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। क्या चलता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, किसकी है? तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की है ना। कौन इसे इंप्लीमेंट करता है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून में, ये इसको इंप्लीमेंट करता है। इसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंदर ही ये स्पीसीज रिकवरी प्लान है। क्या है? स्पीसीज रिकवरी प्लान, यानी जो ऐसी स्पीसीज जो एंडेंजर्ड है और जो खतरे में है, उन वाली स्पीसीज की रिकवरी करना है, तो इसी प्रोग्राम के अंडर ये आता है प्लान, है ना। तो इसी में ये ऐड कर लिया गया है। तो कितनी स्पीसीज अब होगी टोटल? तो 24 होगी, 24 होगी। ये घड़ियाल और स्लॉथ बेयर को मिला के 24 होगी। इससे पहले 22 हुआ करती थी। जैसे स्नो लेपर्ड है, जैसे एशियाटिक लॉयन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये याद रख लेना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का स्टेट बर्ड है। मतलब राजस्थान, फिर भी अब यार कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ राजस्थान में मिलेगा, ये गुजरात में भी देखने को मिलता है, एमपी में भी, और उसका आंध्र प्रदेश का जो है रोला पाड़ू वगैरह उधर भी देखने को मिलता है। सिर्फ राजस्थान में नहीं है, पर राजस्थान का तो स्टेट बर्ड है ना। ये एशियाटिक लॉयन कहाँ मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ गुजरात में मिलते हैं, और वो गिरनार वाला एरिया है, उसी एरिया में मिलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट न्यूज आ जाती है यहाँ पर फ्रांस से। एक्चुअली फ्रांस में एक रिवर है, सीन रिवर। सीन रिवर को 1923 में बंद कर दिया गया था कि अब इसमें कोई तैरेगा नहीं, स्विमिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत पॉल्यूटेड हो गई थी, है ना। पर फ्रांस की गवर्नमेंट के प्रयासों के चलते इस रिवर को फिर से स्विमिंग के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि फ्रांस में अभी ओलंपिक्स होने वाले हैं, पेरिस ओलंपिक्स, उसके मद्दे नज़र उससे पहले इसको क्लीन करके एकदम और स्विमिंग के लिए, पब्लिक स्विमिंग के लिए खोल दिया गया है। मतलब अब ये क्लीन हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है, बड़े बधाई के पात्र हैं फ्रांस, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रांस। और ऐसा इंडिया में भी बिल्कुल होना चाहिए, अपनी गंगा यमुना जितने भी रिवर है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, है ना। चलो, तो इसके रिवर के बारे में जान लेते हैं। बड़ी हिस्टोरिक रिवर ये हमें देखने को मिलेगी। पुराने पुराने जो है हम कह सकते हैं यहाँ पर किले वगैरह उस एरिया के पहले से जो है वो बने हुए हैं। कहाँ पर है? तो ये रिवर नॉर्दर्न फ्रांस एरिया जो है वहाँ पर मेनली उससे होकर ये जाती है। तो मेन तो आपको ये याद रखना है, रिवर जब भी मैंने रिवर पढ़ाया तो मैंने ये बताया, तो मेन तो एक तो सोर्स कहाँ है, कौन से कंट्री में बह रही है, और जाते कहाँ गिरती है ना। तो देखो ओरिजिन इसका कहाँ हो रहा है, तो ये एक माउंट टेसेलोट है। कहाँ पर है? ये फ्रांस में। आपको जो बरगंडी वाला एरिया देखना देखें, बरगंडी एक वाइन भी है, तो बरगंडी वाला जो एरिया देखने को मिलता है फ्रांस में, उस वाले एरिया में हमें देखने को मिल जाएगा, वहाँ से ओरिजिन।
लेंथ कितनी है, तो 780 किलोमीटर की लेंथ है। सर ड्रेन क्या करती है, तो इंग्लिश चैनल में करती है। देखो ये इंग्लिश चैनल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ऊपर है नॉर्थ सी, ये इंग्लिश चैनल, यहाँ पर यूके लंदन है ना, यूके है। तो देखो यहाँ पर पेरिस कौन से रिवर के ऊपर है, तो पेरिस जो है इसे सीन रिवर के ऊपर है, याद रखना। देखो ये पेरिस जो है वो सीन रिवर पे है। फिर उसके बाद हैवरे एक जगह है, उस हैवरे के पास में इंग्लिश चैनल में जाकर गिर जाती है। इतना सारा आपको इस रिवर से याद रख लेना है। ज्योग्राफी में अगर देखें तो ये इसकी कुछ और ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाती है, योन मारिन ओसे, तो याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंडिया की तो है नहीं है। फीचर में इसकी फीचर ये आपको याद रखनी है, ये स्लगिश फ्लो है, मतलब बहुत स्लोली स्लोली ये फ्लो करती है क्योंकि बहुत कम ऊंचाई से निकल के आती है। अबव 80 फीट की सी लेवल से 80 फीट की ऊंचाई से ये फ्लो करती है, तो ज़्यादा ऊंची है नहीं, तो बहुत स्लोली चलती है, इसलिए नेविगेबल भी है ना। टाइडल बोर इसमें देखने को मिल रहे हैं, पर अब ड्रेजिंग की वजह से वो टाइडल टाइडल फोर्स अब नहीं देखने को मिलते हैं, पर नॉर्मली इसमें मिलते थे। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, तो एक हम कहेंगे कमर्शियल नेविगेशनल रूट है फ्रांस का बहुत अच्छा सा, जो पेरिस से नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे का मतलब समझ रहे हो, देखो पेरिस ये रहा, पेरिस से नीचे की तरफ जाते हैं तो रिवर वैली के नीचे की तरफ, रिवर में नीचे की तरफ जाते हैं, तो ये नीचे वाला है ना। तो ये डाउनवर्ड, तो इस पेरिस से नीचे जाते हैं, तो ये बहुत ही कमर्शियली हम कह सकते हैं कि एक नेविगेशन का रूट है ना। चलो ये ले हावरे और जो रोएन है इनको कनेक्ट करता है। देखो ले हावरे और देखो रोएन ये आपको देखने को मिला है यहाँ, ले हावरे यहाँ, तो इनको ये कनेक्ट करता है ना। साथ ही साथ राइन और बेल्जियम और यहाँ पर एक रोन वाटरवे है, उसको भी ये कनेक्ट करता है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको फिर से स्विमेबल जो है वो बना घोषित कर दिया गया है। अब ये टूरिज्म और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इसका कर दिया गया है। तो देखो ये आपको यहाँ पर दिख रही है, ये मैडम जो आपको यहाँ पर इसमें स्विम करती दिख रही है, देखो क्लीन वाटर हो गया इसका एकदम, अच्छी बात है, बधाई का पात्र है, पर उसको 100 साल लगे पर, है ना। तो दे रहा है दोस्त है, ये मैडम आपको दिखाई दे रही है कौन है, ये पेरिस की गवर्नर है ना, सॉरी मेयर है, ये पेरिस की मेयर है। तो ये इसमें तैर के दिखा देंगे कि भाई साफ हो गया, आप सब लोग आओ। अगला जो अगली न्यूज़ है वो है सियरा लियोन से। सियरा लियोन में एक्चुअली हो क्या रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसके बहुत सारे आइलैंड जो है वो सबमर्ज होते जा रहे हैं, जो क्लाइमेट इंड्यूस जो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से। तो हम सियरा लियोन की ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, है ना, क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है और ज्योग्राफी भी मैं पढ़ाता हूँ, तो एनवायरमेंट प्लस ज्योग्राफी दोनों की न्यूज़ देख ले रहे हैं हम, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, मैं ऑफलाइन यही पढ़ाता हूँ। मेरा तो कोर्स भी जो है वो लॉन्च हो गया है, आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं कॉमन मिनिमम में। मैं वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो के थ्रू वो वीडियो आप देखना, मेरा आपको अच्छा लगे उसके बाद में आप जो है वो परचेज कर सकते हैं कोर्स को। चलिए जी, तो इस सियरा लियोन के बारे में जान लेते हैं। सियरा लियोन सर है कौन से कॉन्टिनेंट में, तो ये आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ सर, तो जो वेस्टर्न कोस्ट है उस वाले एरिया में, सदर्न वेस्ट जो कोस्ट है वेस्ट वेस्ट अफ्रीका का, उस एरिया में कौन से कंट्रीज इसे बॉर्डर करते हैं, तो दो कंट्रीज कौन से सर, एक तो गिनी, देखो आपको देखने को मिल जाएगा ये गिनी, तो ये नॉर्थ और साथ साथ ईस्ट में ये बॉर्डर करता है, और साउथ में इसको बॉर्डर करता है लाइबेरिया, और इसके वेस्टर्न साइड में क्या जाता है, अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है सियरा लियोन के। तो यहाँ पर एक तो बहुत सारे आइलैंड है, देखो यहाँ पर क्या है, माफ करना, यहाँ से हम पेन लेते हैं नया। देखो यहाँ पर क्या है, बनाना आइलैंड, देखो यहाँ पर क्या है, टर्टल आइलैंड, तो ऐसे आइलैंड यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो बनाना आइलैंड, टर्टल आइलैंड बहुत सिग्निफिकेंट टूरिज्म और कल्चरल सिग्निफिकेंस है इन आइलैंड्स की। कैपिटल क्या है इसकी, तो सर फ्री टाउन, देखो ये आपको दिख रही है यहाँ फ्री टाउन, तो फ्री टाउन है इसकी कैपिटल। वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर्स इस इंडिया इस कंट्री में आपको देखने को मिल जाते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट, है ना। चलो जी, हिस्ट्री इसकी क्या है, तो देखो सबसे पहले इसे कॉलोनाइज किया गया था, जो एंस्लेव्ड लोग हुआ करते थे इंग्लैंड उनके द्वारा। फिर नोवा स्कोशिया जो आइलैंड है ये कनाडा के पास में, मैंने बताया था आपको, है ना, वहाँ से न्यूफाउंडलैंड आइलैंड है, वहाँ पर है नोवा स्कोशिया। तो 1792 में वहाँ के लोग आते हैं, वो एंस्लेव करते हैं, उसके बाद में जमैका के लोग आ जाते हैं 1800 में। उसके बाद में यहाँ पर एक सियरा लियोन कंपनी बनाई जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और फाइनली 1808 में ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ जाता है, और फाइनली इसको 1961 में फ्रीडम मिल जाती है ब्रिटिशर्स से। तो जैसे हम लोगों को कॉलोनी बनाया, वैसे ब्रिटिशर्स ने इनको भी बनाया, पूरे वर्ल्ड को इन्होंने लूटा और आज हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, है ना। चलो जी, ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी के बारे में इसकी जान लेते हैं। तो कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पर कोस्टल मैंग्रोव स्वयं बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, देखो इस एरिया में तो मैंग्रोव है। वुडेड हिल्स इसमें देखने को मिल जाएगी, अपलैंड प्लेटूज देखने को मिल जाएंगे। इसके ईस्टर्न पार्ट में माउंटेन्स और ट्रॉपिकल क्लाइमेट इस एरिया में देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट माउंटेन पीक है इसकी माउंट बिंटूमनी, क्या है, माउंट बिंटूमनी। और यहाँ के रिवर्स में रोकेल, टाइया, मोवा और सेवा रिवर ये है ना। इकोनॉमी इसकी मेनली देखो अग्रेरियन है, बेचारा गरीब कंट्री है ना। तो अग्रेरियन कंट्री है, जैसे पहले इंडिया हुआ करता था, अब तो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी हम हो गए। हालांकि फिर भी हम देखें तो 40% से ज़्यादा, अराउंड 42% अपनी इंडिया की जनता जो है अभी भी
एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे ही। हालांकि पैसा सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिलता है, सर्विस सेक्टर से ज़्यादा मिलता है। एग्रीकल्चर से कितना मिलता है सर, 18% के अराउंड ही मिलता है ना। चलो जी, इसमें आपको देखने को मिलेगा सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, सिर्फ अपने घर की खर्चे के लिए चल जाए, अपना पेट भर जाए उसके लिए। जैसे हम और आपके खेत अगर ज़्यादा बड़े नहीं है, 2 4 5 बीघा है, तो हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही करते हैं, जितना उगाते हैं वो हम लोग खुद ही खा जाते हैं, ऐसा है ना। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है एग्रीकल्चर, मेनली इसका है। रिच मिनरल रिसोर्सेज भी इसके पास है, जैसे क्या सर, डायमंड है, गोल्ड है, बॉक्साइट है, रूटाइल। रूटाइल आपको याद रखना है, टाइटेनियम जो होता है उस टाइटेनियम का ये हम कह सकते हैं कि एक और है रूटाइल। यहाँ से क्वेश्चन भी बना है। इंटरनेशनल एंगेजमेंट किस कंट्री का है, बिल्कुल है सर, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर, गुरुग्राम में। गुड़गांव अब हो गया गुरुग्राम तो। चलो जी, वहाँ पर है। किसने बनाया था, तो ये इंडिया की ही पहल थी। 2015 में पेरिस अग्रीमेंट जब हुआ था, तो इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर ये लॉन्च किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना। और क्या है, तो देखो इंडिया ने यहाँ पर यूएन पीस कीपिंग मिशन एक होता है, वहाँ पर 4000 से ज़्यादा मिलिट्री जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय करी थी 2001 और 2001 के अराउंड, यहाँ पर शांति बनी रहे इसके लिए। तो ये होगी बड़ी शॉर्ट में हमारी न्यूज़ सेकेंड वीक की। अब एक वीडियो आएगा, बने रहिए हमारे साथ, थोड़े दिनों में एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम थर्ड वीक डालेंगे और एपिसोड होगा अपना थर्ड। ऐसा करके हम आपके प्रीलिम्स तक ऑलमोस्ट पूरी एनवायरमेंट इकोलॉजी जो है वो रिवाइज कर चुके होंगे, और करंट अफेयर भी होगी आपके साथ में। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी और जियोग्राफी से, तो इसमें पर्सन इन जो प्लेसेज इन न्यूज़ है वो भी इसी में हम जो है धीरे धीरे इंक्लूड करते जाएंगे। आप मुझे सलाह देते चलना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और हम ऐसा कर सकते हैं। तो बस आज का लेक्चर यही समाप्त कर लेते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हैं तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको कोई सलाह लेनी हो, चाहे किसी भी तरीके की हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद गुरु।